हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल एग्जाम ट्यूबर पर। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ते हैं और कम से कम समय में आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में उसे कवर करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इसे डेली फॉलो करते हैं तो चाहे यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या यूपी पीसीएस वाले एग्जाम हो या फिर वन डे एग्जाम हो जैसे आरआरबी या एसएससी हो, आपको निश्चित ही फायदा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के करंट अफेयर 17 अगस्त 2025 के। तो पहला करंट अफेयर और न्यूज़ क्या है दोस्तों। ओनली यूनाइटेड एक्शन कैन स्टॉप द हायासिंथ इन्वेशन। एक्चुअली क्या हायासिंथ, जैसे कि दोस्तों अगर आप गाँव में जाते होंगे या फिर लोकली अगर आप देखते होंगे तालाब वालाब में एक मतलब ग्रीन तरह का पौधा होता है। एक मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ दोस्तों, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये वाला फोटो आप अक्सर देखे होंगे। एक सेकंड लाइव बन, ये वाला फोटो देखते हैं ना, ये काफ़ी जल्दी फैल जाता है, थोड़ा सा भी रहता है ना फैल जाता है ना। इसको एक्चुअली क्या अंग्रेज लाए थे, ब्रिटिश एम्पायर लाया था कॉलोनियल, मतलब एक मतलब इसमें ये जो फूल आ रहा है ना दोस्तों लिली की तरह एकदम बहुत बढ़िया रहता, तो वो सोचते थे कि मतलब अगर इसको फैलाएंगे तो तालाब वाला में थोड़ा डेकोरेटिव हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा दिखने लग जाएगा, है ना। पर इसके नुकसान ज़्यादा हुए फायदा के कंपेयर में। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, जहाँ का ये नेटिव है, जैसे ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, है ना। तो ये नेटिव साउथ अमेरिका है, तो वहाँ पे एक नेचुरल प्रीडेटर भी रहता है जो इसको मतलब कम भी करता रहता है। पर यहाँ पे इंडिया में एक नेचुरल प्रीडेटर कोई है नहीं, तो ये जहाँ बढ़ना स्टार्ट करता है तो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और पूरा तालाब को कवर कर लेता है। अब जब ये कवर कर लेता है तो इसमें क्या देखो नुकसान है कि अब तालाब में अगर कवर कर लिया तो जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी। उसके अलावा नीचे जो मतलब जैसे मछलियाँ हैं, अगर वो ब्रीडिंग करती हैं तो उनके जो लोकेशन होता है उसको भी इफेक्ट कर देता है, मतलब वो लोकेशन सही नहीं रहता है कि ब्रीडिंग कर पाएँ या अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएँ, है ना। तो ये काफ़ी इफेक्ट कर। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि जो वहाँ की लोकल वाली स्पीसीज है, जो मतलब हमारी मतलब जो इंडिजीनियस स्पीसीज है उनको मतलब खत्म कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। अब वाटर हायासिंथ का साइंटिफिक नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देख लीजिए दोस्तों, है ना। आइकोर्निया क्रैसिपस, ठीक है, क्रैसिप्स, ठीक है, इसका नाम है थोड़ा अजीब सा ही है, ठीक है। ये आर्टिकल जो है दोस्तों केरला में एक मतलब लेक है, वेम्बरनैद लेक, ठीक है। सॉरी दोस्तों, वो एक रामसर साइट है केरला में, ठीक है। तो वहाँ पे इसका थोड़ा फैलाव ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा आर्टिकल में एक छपा हुआ था, तो मैं सोचा एक बार आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान लाया गया था दोस्तों डेकोरेटिव प्लांट की तरह, मतलब इसको एज ए डेकोरेटिव प्लांट लाया गया था। उन्होंने सोचा कि जब ये तालाब में जाएगा तो इसका जो फूल होता है ना दोस्तों वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा सा एक डेकोरेटिव वे दे देगा, मतलब तालाब देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। पर ये कि हुआ क्या, वही बोल रहा हूँ, एक नेचुरल प्रीडेटर की कमी की वजह से इंडिया में ये काफ़ी मतलब अनकंट्रोल्ड मतलब वे में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। इसको निकालने के लिए अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई तालाब है या फिर लेक है, अगर फैल गया तो अगर नाव भी चला रहे हैं तो नाव भी तो चलने में मुश्किल होगा, आप हटाओ, फिशिंग करने में मुश्किल होगा, मछलियाँ पकड़ने में मुश्किल होगा, फिशिंग होगा, ठीक है। ये सारी दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा मतलब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, है ना। तो ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन की मतलब मात्रा को भी कम कर देगा पानी में, ठीक है। और उसके अलावा देखिए स्टॉप सनलाइट फ्रॉम एंट्रिंग, ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों। और एक सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, एक टर्म आता है दोस्तों, ठीक है। वो उस टर्म का नाम है इकोलॉजिकल एस्फिजिएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है सफोकेटिंग द इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है ना, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अगर ये प्लांट डाई हो गया मतलब मर गया, उसके बाद जब सड़ता है तो सड़ने के बाद इससे क्या निकलता है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस जो है दोस्तों CO2 जितना ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करता है उससे 25 गुना ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, मतलब 25 टाइम्स मोर हार्मफुल देन CO2 फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब कुछ नोट करने वाली बात अगर देखेंगे दोस्तों तो एक चीज़ देख लीजिए। अब इसके लिए क्या है, कुछ मतलब इनिशिएटिव उठाए गए हैं अलग अलग स्टेट में, जो ताकि मतलब इसकी जो मतलब जैसे कि अब इसको रोकना तो मुश्किल ही रहता है, तो इसका यूज़ कर लिया जाए, है ना। तो यूज़ करने में कैसे यूज़ किया, जैसे उड़ीसा के जो लेडीज़ हैं उनका एक SHG है। SHG क्या है दोस्तों, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इसी को सुखा के मतलब इसका हैंडीक्राफ्ट बनाया, बास्केट हो गया या फिर फर्नीचर हुआ, तो मतलब ऐसे ड्राई करने के बाद इसका रंग थोड़ा सा अलग हो जाता है और बनाने में ये बहुत इफेक्ट मतलब बढ़िया बन जाता है। तो एक ये इनिशिएटिव होगा, पर ये है कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं इसके बाद। जैसे असम और वेस्ट बंगाल में इसको यूज़ किया था पेपर और बायोगैस बनाने के लिए भी, ठीक है। और ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक और मतलब पूछा गया था प्लांट की स्पीसीज, उसका नाम था प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अब ये जो दोस्तों है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो मतलब डिजेस्टिफिकेशन होता है ना, देखिए ये वाला है पेड़, ये आप देख रहे हैं। एक मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो आपको दिख सकता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, यही है वो वाला पेड़, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो डेजर्टिफिकेशन होता था ना उसको रोकने के लिए, और जो फायरवुड होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है।
अब ये है कि फर्स्ट ने क्या है, जब ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है और जो लोकल वाली थे उसको तो मतलब धीरे धीरे खत्म ही कर देते हैं ये लोग, है ना। इसको दोस्तों विलायती, विलायती आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ पे जैसे बाहर का आदमी होता है उसको बोलते हैं विलायती कुत्ता। जैसे कोई अगर डॉबरमैन ले आए तो बोलते हैं विलायती कुकुर पाले हुआ, है ना। तो ऐसे ही इसको विलायती बबूल, बबूल की तरह देखते हैं, इसीलिए विलायती बबूल कहा जाता है या फिर मेस्क्वाइट कहा जाता है, ठीक है। वो इंडिया में इसको वही दोस्तों रेस्टिफिकेशन और फायरवुड्स के लिए यूज मतलब करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ये, पिछली बार मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ठीक है। एक आर्टिकल छपा था न्यूज में, बिल अमेंडिंग उत्तराखंड एंटी कन्वर्शन लॉ इंक्लूड्स जेल टर्म्स फॉर 3 years to लाइफ। एक्चुअली क्या अभी क्या है, उत्तराखंड ने पहले ही तो लाया हुआ था ये एंटी कन्वर्शन लॉ। एंटी कन्वर्शन लॉ होता क्या, सबसे पहले आप जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है ना, और उसको वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। अगर मान लीजिए वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसके मर्जी से ना होकर कोई दबाव में अगर उसको कन्वर्ट कर रहा है तब वहाँ जरूरत पड़ती है एंटी कन्वर्शन लॉ की, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है कि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन हुए हैं वो मतलब वॉलेंट्री है, मतलब जिसका किया गया है उसके मन के हिसाब से किया गया है, उसके मन के अगेंस्ट में नहीं किया गया, ठीक है। नॉट कोर्स, कोर्स मतलब हुआ दोस्तों फोर्सफुली नहीं किया गया, ठीक है। मतलब एक तरह का बैन है कन्वर्जन में, और वो भी फोर्सफुली जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। मतलब फोर्सफुली, पर ये बैन नहीं है कन्वर्जन में कि उनके लिए जो मतलब फोर्सफुली नहीं होता, मतलब वॉलेंट्री वाले के लिए बैन नहीं है, पर जो इनवॉलेंट्री मतलब बिना किसी की इच्छा के मतलब दबाव में या फोर्सफुली करते हैं तो उनके लिए एक तरह का बैन मान लीजिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, ठीक है। और ऐसा ही दोस्तों आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई लॉ एक्चुअली क्या शुरुआत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना तो वो अलग अलग लॉ ला रहे थे इसी के डर से, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि अब नेशनल लेवल पे क्या है कि कितनी बार मतलब लोकसभा में बिल आए हैं पर ये होता है ना कि आपस में सहमति नहीं बनी। तो नेशनल लेवल पे कोई ऐसा लॉ है नहीं जो एंटी कन्वर्शन लॉ को मतलब कहे, पर स्टेट्स को मतलब आप समझ लीजिए अलाउ कर रखा है कि आप अपना लॉ बना सकते हैं। तो उसी में एक ध्यान रखिए, उड़ीसा 1967 में पहला स्टेट बना आज़ादी के बाद जिसने ऐसा कोई लॉ लाया, फर्स्ट स्टेट लॉ, ठीक है। उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ठीक है। अब कुछ मतलब आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड है मतलब रिलीजन से। जैसे आर्टिकल 25 ये क्या बोलता है, ये मतलब किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि वो अपने हिसाब से रिलीजन को मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, अपना सकता है और मतलब फैला सकता है, ठीक है, पर फोर्सफुली नहीं, ठीक है। बट नॉट टू कन्वर्ट अदर बाय फोर्स, मतलब दूसरे को मतलब फोर्सफुली या फिर फ्रॉड मतलब डरा के मतलब फ्रॉड करके उसको नहीं कर सकता। और एक चीज़ ध्यान रखना नोट में कि देयर इज नो नेशनल एंटी कन्वर्जन लॉ, सिर्फ कुछ स्टेट्स के पास है, ठीक है। और उसमें भी उड़ीसा नंबर 1 पे है, मतलब फर्स्ट टाइम जिसने लाया था वो है। अब जैसे दोस्तों कुछ लॉ मतलब स्टेट्स ने भी बनाया था, पर यही कि यही एंटी कन्वर्जन लॉ के फॉलो करने के लिए कुछ स्टेट ने कहा कि मतलब डीएम की परमिशन चाहिए या फिर ऐसी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मतलब क्या अगेंस्ट हो रही थी, जैसे कि आर्टिकल 90 को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर रही थी, है ना। उसको अगर मान लीजिए पूछना पड़ेगा तब तो दिक्कत ही होगा। अब उसमें क्या है कि प्राइवेसी भी हिट होगी, तो मतलब तो ये आर्टिकल 21 प्राइवेसी को भी हिट कर रहा था। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो अगर आपको पूछ के करना पड़ेगा डीएम से तो तब फ्रीडम कहाँ रही, है ना। तो ये सब चीज़ें थी, तो उनको इसी हिसाब से मतलब लाया गया और हटाया गया, इस तरह का चीज़ चल रहा था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 26 देख लीजिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको पूरा हक है मतलब इंस्टीट्यूशन खोलने का और उसको मैनेज करने का रिलीजियस रिलेटेड, पर इसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और आर्टिकल 27 कहता है कि नो पर्सन कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस, मतलब किसी भी अगर कोई अपने मन से कुछ देना चाहता है, दान वान देना चाहे वो चलेगा, पर कोई फोर्सफुली उससे पैसा नहीं ले सकता है। किसके लिए, अपने पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 28, ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो, वो स्टेट का जो एजुकेशनल सिस्टम है जैसे यूपी बोर्ड हो या कुछ हो, वहाँ पे अपने वाली चीज़ों को नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 29 क्या कहता है, ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चरल और एजुकेशन को बचाने के लिए ये राइट उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और आर्टिकल 30 बोलता है, इन्हीं माइनॉरिटीज़ को बोलता है कि आप अपने मतलब जो कल्चर है या मतलब रिलीजन है या फिर जो भी है उसको सेव करने के लिए आप मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपना, और उसको स्टैब्लिश करके उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। पर ये जान लीजिए इसमें मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या बोलता है दोस्तों, ड्राफ्ट पोल रोल, ठीक है। ये फॉर बिहार इज आउट, मतलब जो भी मतलब लोग वोट देंगे या जो वोट देने जा रहे हैं कौन कौन देगा वो एक लिस्ट तैयार होगी जो कि बाहर आई है, ठीक है। इसमें 65 लाख जो पहले मतलब वोटर्स थे उनकी मतलब जो उनको हटा दिया गया, मतलब हट गए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यही कहा है कि प्लीज़ जो 65 लाख का नाम आपने हटाया उनका नाम भी आप सामने लाइए, कौन कौन है जरा हम देखें तो किस रीजन से आपने निकाला है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बस ये जानना है कि ये जो मतलब तैयार किया गया लिस्ट, ये जो मतलब अपग्रेडेशन किया गया इलेक्शन कमीशन से, किसके द्वारा किया गया सॉरी दोस्तों, ये किया गया है दोस्तों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
ऑफ इलेक्ट्रोल रोल वो है जो मतलब मतलब वोट दे सकते हैं, वो एक लिस्ट जिसमें मतलब उनका मतलब वोटर्स का नाम होता है, मतलब एलिजिबल मगर मतलब लीगल जो वोटर्स होते हैं उनका नाम होता है, ठीक है। अब ये जो रिवीजन है क्या है दोस्तों, ये है एक तरह से डोर टू डोर वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स थ्रू हाउस टू हाउस इनोवेशन, मतलब घर घर जाके मतलब कंफर्म करना कि है कि नहीं है, और उनका सिटीजन मेन तो इसमें क्या है दोस्तों ना, सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ता है। अब सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए आपको मतलब जैसे कि आधार कार्ड दिखा देंगे तो वो प्रूफ नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको जैसे आपके स्कूल का कुछ डाटा होगा वो देना पड़ेगा, नहीं तो आप जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट हो गए, ये चीज़ें चाहिए सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। अगर नहीं है तो आपका नाम हट जाएगा, ठीक है। और वो भी 2003 के बाद वालों के लिए, 2003 से पहले वालों के लिए नहीं, ठीक है। और उसके बाद यूज टू क्लींस मतलब वही है जो वोटर लिस्ट में मतलब एरर है या डुप्लीकेशन है या इनी एलिजिबल एंट्री से उनको हटाने के लिए यूज होता है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। अब इसके लिए लीगल प्रोविजन क्या है दोस्तों, तो लीगल प्रोविजन देखेंगे तो सेक्शन 21 का 23 सब पार्ट ये है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या कहता है, ये मतलब ऑथराइज करता है इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल को रिवीजन करने के लिए थ्रू स्पेशल और समरी प्रोसीड्योर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 324 ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है, पूरी पावर की मतलब इलेक्शन को अपने हिसाब से देख रेख कर सके, डायरेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सके, ठीक है। आर्टिकल 324, ठीक। उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव आ रहा है तो उसके लिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए डुप्लीकेट एंट्री ज़्यादा है उसको सही करने के लिए, या फिर बहुत दिन से हुआ नहीं है अपग्रेडेशन तो उसके लिए हो गया, या फिर फॉरेन नेशनल रिस्क मतलब मान लीजिए कोई बाहर का आदमी जैसे मतलब रोहिंग्या हो गया या फिर कुछ और जो मतलब आ गए हैं शरण लेने के लिए हैं, मतलब वो है इंडिया का है नहीं और वो भी इसमें घुसा हुआ है, तो उन सबको मतलब फिल्टर करने के लिए और इलेक्शन के प्रिपरेशन से पहले मतलब कोई इलेक्शन होने वाला उससे पहले प्रिपरेशन करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इस इन दिस रिक्वायरमेंट वही बोला तो सिटीजनशिप प्रूफ दिखाना पड़ता है कि इसमें यही जो स्पेशल वाला होता है ना दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो भी 2003 के बाद वालों के लिए है, ठीक है, उससे पहले वाले एक नहीं, ठीक है। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, इसकी या तो स्कूल रिकॉर्ड दिखा दो या तो पेरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड की इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये कोई भी बनवा सकता है आधार कार्ड, ठीक है। और ये वेरीफाई कौन करता है दोस्तों, तो ये वेरीफाई करते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर EROs, ठीक है दोस्तों। अब कुछ दोस्तों नोट करने वाली बातें क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों। एक संवैधानिक मतलब आप समझ लीजिए इकाई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें 3 लोग होते हैं, एक जो होता है हेड होता है मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये अभी हाल फिलहाल में कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। और उसके बाद बाकी 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब अदर वाले में कौन है, एक है सुखबीर सिंह संधू और एक है विवेक जोशी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है। और पार्ट 14 में आता है शायद, है ना। और उसके बाद आप देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, पर एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले क्या था ना दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ही कह देता था तो मतलब हो जाता था, पर उसके बाद ये है कि मतलब एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई जिसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर और मतलब एक सिलेक्शन कमेटी जिसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसमें कौन कौन होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जो कि मतलब लोकसभा के हैं जैसे राहुल गांधी जी, और एक मेंबर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कि नॉमिनेट करेंगे कौन, पीएम, मतलब पीएम ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। इसमें बात चल रहा है कि इसकी जगह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर अभी पूरी तरह तो फैसला आया नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इनका टेन्योर कितने दिन का होता है, तो ये 6/65, 6 मतलब या तो 6 साल या तो 65 साल एज, ठीक है। इनमें से जो भी पहले हो जाए वही है, ठीक। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इंपीचमेंट से, और इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और किसके रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप जान लीजिए वोटिंग और इन इंडिया कैसे होता है दोस्तों। ये यूज होता है दोस्तों ईवीएम मशीन के द्वारा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ईवीएम मशीन, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है ईवीएम मशीन दोस्तों। इसी में आप जो हर मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके सिंबल और नाम लिखे हुए हैं, जिस पे भी आपको लगे कि हाँ वोट देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो यहाँ से आपका एक लिस्ट निकलेगा वीवीपैट सॉरी दोस्तों, जो शो करेगा कि जो आपने दबाया वही आया है, ठीक है। ये वीवीपैट है, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब देखिए वोटिंग क्या वो किसके द्वारा किया जाता है इंडिया में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा, ठीक है। तो ईवीएम जो पहली बार 1982 में एक
पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है केरला के, मतलब कुछ पोल्स पे मतलब ये रखा गया था ट्रायल बेसिस पे। तो 1982 में केरला में पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया था, ट्रायल किया गया था, ठीक है। अब ईवीएम मैन्युफैक्चर कौन करता है? दो पीएसयू करते हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कभी, ठीक है। उसके बाद सी देखेंगे तो वीवीपैट, इसका फुल फॉर्म दोस्तों कभी कोई पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, जैसे वोटर वो वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। इसको पहली बार 2013 में यूज किया गया था, कहाँ पे? नोकेन। नोकेन एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी? नागालैंड की, ठीक है। और 2014 के जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला इलेक्शन हुआ था उसमें यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक आता है नोटा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये ऑप्शन जो है मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारी पार्टीज का दिया हुआ सिंबल आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, आप वो उनमें से किसी को वोट ही नहीं देना चाहते, तब आप क्या करेंगे? तो पहले ऑप्शन था नहीं, कोई ना कोई बटन तो आपको दबाना पड़ता था। फिर बाद में क्या, 2014 में पहली बार मतलब इस ऑप्शन को यूज किया गया, ठीक है, वोटिंग मशीन पे, ठीक है, नोटा को, ठीक है। और इसका सिंबल ध्यान रखना करके पूछ लेता है दोस्तों, जैसे ये एक पेपर है इसमें काला काला लिखा हुआ है और एक क्रॉस ऐसे लगा रहेगा, तो यही है आपका सिंबल किसका? नोटा का, ठीक है। मतलब ऐसे सिंबल तो नहीं देगा पर रिटर्न में दिख देगा कि मतलब कि नोटा का जो सिंबल है वो ब्लैक पेपर विथ ब्लैक क्रॉस कंसिस्ट करता है कि ब्लैक क्रॉस प्लस व्हाइट पेपर कंसिस्ट करता है, ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है। और इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2015 में, ठीक है। ये सिंबल 2014 में ऑप्शन आया था और 2015 में इसका ये सिंबल आया था, ठीक है। उसके बाद 1971 दोस्तों फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपका इशू हुआ था पहली बार 1971 में, ठीक है। और वो भी कब? 5th लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था ना उसके लिए। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मतलब इशू होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के, तो उसी इशू को चलते मतलब इसको लाया गया था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, मतलब ताकि अगर फॉलो करेंगे तो मतलब एक फेयर इलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद 1989 में एक लॉ लाया गया था जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब जैसे कि कोई स्टेट पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी है ना, तो उन सबको सिग्निफाई करने के लिए इस लॉ को इनेक्ट किया गया था 1989 में, जो पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू बताएगा, मतलब बनाएगा, मतलब कुछ एक एलिजिबिलिटी होती है उस हिसाब से बनेंगे, स्टेट पार्टी हो चाहे मतलब नेशनल पार्टी हो, ठीक है। मतलब 1989 लॉ इनेक्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। फिर 1993 में क्या हुआ दोस्तों? इंट्रोडक्शन ऑफ ईपीआईसी। ईपीआईसी क्या है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये एक्चुअली क्या है ना, अगर फोटो में आईडी रहता है, आईडी में फोटो रहता है तो ज़्यादा क्लियर रहता है कि हाँ यही है, ठीक है। और कहीं कहीं मतलब राशन कार्ड को भी अलाउ किया गया है, ठीक है, पर मतलब ये फ्रॉड से बचने के लिए ईपीआईसी को 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? एक आर्टिकल था न्यूज में, हाउ कैन SC/ST स्कॉलरशिप बी एक्सपेंडेड, ठीक है। इसमें हम लोग को बस ये जानना है कि अभी मतलब ये लोग मतलब सोच रहे हैं कि जो भी मतलब एनुअल इनकम होती है फैमिलीज की उसको मतलब 4.5 लाख कर लें, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब फायदा मिल पाएगा, जो भी SC/ST OBC हैं या डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो होते हैं दोस्तों जो पहले मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह मतलब ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर रखा था और बाद में इंडिया ने उनको हटा के डी नोटिफाइड ट्राइब का नाम दे दिया, ठीक है, वही है, ठीक है। और मतलब इन्हीं का मतलब जो जैसे कि अगर 2.5 लाख का मतलब एक कैप रखेंगे तो कम से कम बच्चे आएंगे, बहुत कम बच्चे हैं मतलब जिनकी फैमिली मतलब इतना कर रही हो, पर अगर 4.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा कर देंगे ज़्यादा बच्चे को फायदा मिल पाएगा स्कॉलरशिप। इन्हीं सब चीज़ों में चेंजेस करने के लिए बात चल रही है, पर हम लोग को इतना जानना है जो अभी चल रहा है, जो एक्चुअल सिनेरियो है। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि 2.5 लाख पर एनम जिसके माँ बाप की सैलरी होगी साल की, ठीक है, फॉर बोथ मतलब जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है और पोस्ट मैट्रिक मतलब 10वीं से पहले की जो स्कॉलरशिप है या 10वीं तक की या 10वीं के बाद वाली स्कॉलरशिप है, उनके लिए सबके लिए 2.5 लाख पर एनम जरूरी है पेरेंट्स की इनकम शो होना, ठीक है। ये किसके लिए अप्लाई होता है? SC हो गया, ST हो गया, OBC और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये सबको करता है, ठीक है, स्कॉलरशिप हैंडल करता है, सुप्रीम मतलब आपका ये हो गया शेड्यूल कास्ट, वो अदर बैकवर्ड क्लास और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। पर ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ये हैंडल करती है शेड्यूल ट्राइब्स के स्कॉलरशिप को, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फंडिंग कैसे होता है, तो फंडिंग दोस्तों 2 तरीके से होता है, ठीक है। ये एक तो मतलब जो फंडिंग है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की थ्रू होती है, ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए स्टेट का भी थोड़ा सा शेयर होगा और मतलब गवर्नमेंट का, स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको फंड करेगी। तो अगर देखेंगे तो मतलब स्टेट्स में अगर देखेंगे तो सेंटर का 60% होगा और फिर स्टेट 40% मतलब करेगी, ठीक है। और अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखेंगे तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फंड और 10% नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो वहाँ पे होगी वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है।
जिस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर दोस्तों इंडिपेंडेंस डे से है, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था 15 अगस्त को। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा एक कुछ डिटेल करना भूल गए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए। इस बार जो 2025 में तो वो 79th एडिशन था दोस्तों, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या है उसमें मतलब गैलेंट्री अवार्ड्स की बात किया था, तो ये थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2025 की थीम क्या है दोस्तों, तो नया भारत है, और उसके बाद 2024 का अगर देखेंगे तो विकसित भारत @2047, ठीक है। अब पीएम मोदी जी इस बार मतलब 12वीं बार लगातार लाल किला पे झंडा फहराए हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, अगर देखेंगे नंबर्स में देखेंगे तो पीएम मोदी जी सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाली लिस्ट में 3rd नंबर पे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जिन्होंने 17 बार लगातार फहराया है, ठीक है। 2nd नंबर पे इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 16 बार लगातार तो नहीं फैलाया है, बीच में गैप आ गया था, पर ये 16 बार है। और 3rd पे हैं पीएम मोदी जी, जिन्होंने 12 बार के फहराया पर लगातार फहराया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। तो 1921 में जो अहमदाबाद में सेशन हुआ था दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, हकीम अजमल खान जी थे। वहाँ पे क्या हुआ था, तो स्वामी कुमार आनंद और हसरत मोहानी जी पहले पर्सन्स थे जिन्होंने डिमांड किया था कंप्लीट मतलब इंडिपेंडेंस, पर इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, ठीक है। बस उन्होंने डिमांड किया था। डिक्लेरेशन इसका पहली बार कहाँ हुआ था, जैसे कि 1929 में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन मतलब एक्सेप्ट किया गया सबके द्वारा, ठीक है, लाहौर सेशन में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इसी में यह भी डिसाइड हुआ था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही है लाल किला हमारे देश का, जहां पे झंडा फहराया जाता है ना। मोदी जी ने इस बार 2025 में यहीं पे झंडा फहराया, ठीक है। अब 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, टोंगा क्या क्यों न्यूज़ में दोस्तों, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एक मतलब अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अब अर्थक्वेक आया तो ये जो टोंगा है ना दोस्तों, ये जो रिंग ऑफ फायर है ना पैसिफिक ओशन का, आप ये देखिए यहाँ से ये जो ये रिंग ऑफ फायर चला ना, ये ऊपर से ऐसे नीचे आता है, इसी में एक टोंगा ट्रेंच है, इसी में ये कंट्री है टोंगा। अब टोंगा की एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो ये रहा, ये जस्ट ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ वाला जो पोर्शन है यही टोंगा है, ठीक है। अब जान लीजिए ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पोलिनेशिया में है। तो पोलिनेशिया आप जान लीजिए ओशनिया का पार्ट है। ओशनिया जो से एक मतलब एक रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, जो कि 4 सब रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है। और टोटल मतलब जैसे 14 कंट्रीज को इंक्लूड करता है ओशनिया में, ठीक है। पहला जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इसमें कौन कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, 3 कंट्रीज आती हैं। उसके बाद आता है मेलेनेशिया में आपका हो गया पपुआ न्यू गिनी, फिजी हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, मतलब कुछ पार्ट पपुआ न्यू गिनिया का, ठीक है। सोलोमन आइलैंड हो गया, वेनेटुआ हो गया और न्यू कैलेडोनिया हो गया, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया मैंने आपको बताया था दोस्तों, बताओ ये किसकी मतलब फॉरेन टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोनेशिया हो गया। माइक्रोनेशिया में अगर आप देखेंगे तो आपका फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया हो गया, कीराबाती हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, नौरू हो गया और पलाऊ हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है पोलिनेशिया, इसी में टोंगा आइलैंड है दोस्तों। टोंगा आइलैंड के अलावा फ्रेंच पोलिनेशिया हो गया, टोंगा हो गया, सुमावा हो गया, न्यू हो गया, कुक्स आइलैंड हो गया, उस पर टुवालू, इसके अलावा भी बहुत हैं पर इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और हाँ दोस्तों एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। जैसे ये है ना, ये आपका पोर्शन एक ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये है आपका पोलिनेशिया, इसी में आपका आ जाता है टोंगा आइलैंड, ये रहा, ठीक है। ये हो गया आपका मेलेनेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया है। उसके बाद आपका ये माइक्रोनेशिया ऊपर जस्ट हो गया, और इधर वाला जो हो गया ऑस्ट्रेलिएशिया, ठीक है। इसमें 3 आ जाता है, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फोटो देखिए, ये वाला है, देख रहे हैं, इसमें थोड़ा आपको और क्लियर दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, इसमें और अच्छा दिख रहा है ना, जैसे कि इसमें ये जुड़ा हुआ न्यूजीलैंड हो गया, पपुआ न्यू गिनिया का कुछ पार्ट इसके पास भी है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो ये है आपका श्रेष्ठा इनिशिएटिव, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मतलब फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। इसमें कुछ नहीं किया जाएगा दोस्तों, जो मेडिसिन की मतलब सेफ्टी है, मतलब आप समझ लीजिए सेफ्टी हो गया या फिर उसकी मतलब क्वालिटी हो गया, उसके लिए मतलब रैंक दिया जाएगा इन मतलब स्टेट्स और यूटीज़ को, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, स्टेट्स और यूटीज को रैंक किया जाएगा एज पर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। अब इसको डिसाइड कौन करेगा, तो इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा CDSCO के द्वारा, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है दोस्तों, तो ये मान लीजिए और नेशनल लेवल पे मतलब दवाइयों से रिलेटेड या फिर आप मान लीजिए मेडिसिन इक्विपमेंट के रिलेटेड या कॉस्मेटिक्स रिलेटेड सारे काम को मतलब मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1940 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और किस एक्ट के थ्रू हुआ था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू। अब इसका रोल रहेगा कि यही रैंक प्रोवाइड कराएगा। अब रैंक प्रोवाइड करेगा तो भाई कैसे प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा ना, हर महीने ना हर स्टेट से मतलब उनके मेडिसिन से रिलेटेड सारी डाटा को अपने पास मंगाएगा, ठीक है। अब उन डाटा को ये एनालाइज करके रैंकिंग को देगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के तहत क्या है कि स्टेट्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स होगा, ठीक है। और इसी को एनालाइज करके CDSCO जो कि होता है आपका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनको रैंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
उसके बाद एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, 1671 करोड़ रुपीज सेंट टू फार्मर्स अंडर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्कीम। ये कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब ये तो आप जान लीजिए भेजा गया है, ठीक है, इस अभी हाल फिलहाल में। तो बस इसमें ये जान लीजिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है क्या दोस्तों। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक योजना है जो कि 2020 में लाई गई थी, जिसके तहत क्या 6,000 रुपये एलिजिबल फार्मर्स को दिया जाएगा, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 के हिसाब से। तो उन्हीं में से एक इंस्टॉलमेंट ये था इस साल का, 1671 करोड़ रुपये फार्मर्स को दिया गया, ठीक है। इसके बाद 9th न्यूज़ आ जाता है सीडिशन लॉ। अब इसमें बस ये जान लीजिए जो भारतीय न्याय संहिता है 2024, इसको लाया गया था किसके मतलब रिप्लेस करके, तो इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी 1860 था उसकी जगह पे इसको लाया गया था 2024 में, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2024। तो भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 152 में मतलब लिखा गया है, सेडिशन लॉ को मतलब बताया गया है। उसके बाद इंडियन पीनल कोड में यही सेक्शन 124A था, ठीक है। पर एक्चुअली क्या है, इस पर काफ़ी केस चले, पिटिशन डाला गया था कि मतलब इस लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया जा रहा है, FIR हो जा रही है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन के लिए स्टे लगा दिया था कि भाई इस पर दोबारा सोचो। तो अब क्या सरकार क्या कर रही है, उसने यही 124 का ना यूज़ करके अब इसको यूज़ करने लगी। बोले हम तो इसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम तो भारतीय न्याय संहिता में यूज़ कर रहे हैं सेक्शन 150। तो लोग यही बोले भाई है तो दोनों एक ही चीज़ ना, दोनों को एक ही तो मानो। ये सेक्शन अलग हो गया तो क्या हो गया इसमें, पर यह कि इसी चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा बवाल चल रहा है, यही डिस्कशन हो रहा है। बस आप ये जान लीजिए भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 152 रिप्रेजेंट करता है सेडिशन लॉ को, मतलब देशद्रोह के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर मान लीजिए कोई भी मतलब कुछ बोलता है, अगर वो मतलब से देश के हित में नहीं है, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 7 साल की जेल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर हो, आपको पकड़ लिया तो आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। इन्हीं सब के चक्कर में यह है। तो पर बस आपके ध्यान रखिए सेडिशन लॉ जो है आईपीसी में वो सेक्शन 124A में है और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 152 में है, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मतलब यूपीएससी ने डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से लेके 1 अक्टूबर 2026 तक वो मतलब यूपीएससी के सेनेटरी ईयर को मतलब सेलिब्रेट करेगा 100वें साल को। मतलब 1 अक्टूबर 2026 में इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो 1 साल पहले से ही मतलब 1 साल तक मनाया जाएगा, ठीक है। ये यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज को कंडक्ट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में है दोस्तों, वो इलेक्शन कमीशन वाला अलग मैंने गलत बोलता दिया, तो ये है दोस्तों यूपीएससी जो है पार्ट 14 में, इसके आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में, तो 2026 में तो इसको मतलब 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ठीक है। ये फर्स्ट चेयरमैन इसके कौन थे, तो सर रोस बारकर हैं, और करंट चेयरमैन कौन है, अजय कुमार IAS, ठीक है। मैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब जो किस पार्ट में आता है तो मैं कंफर्म करके आपको एक बार बता दूंगा कल वाले वीडियो में, ठीक है। वो गलत बता दिया था मैंने, 14 में नहीं है, 14 में ये आता है दोस्तों यूपीएससी वाला, ठीक है। करंट चेयरमैन अजय कुमार जो कि खुद भी एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। सेनेटरी मतलब होते ही है 100 साल, ठीक। उसके बाद 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, अपार आईडी। अपार आईडी क्या है, क्यों न्यूज़ में दोस्तों, अभी क्या सीबीएसई ने बोला कि होने वाले जितने भी बोर्ड एग्जाम या कुछ भी है उसके लिए अपार आईडी बहुत जरूरी है। अपार आईडी दिखती कैसे दोस्तों, ये है अपार आईडी, जैसे ये नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद ये है इसका सिम नंबर, ठीक है, और यहाँ पे QR कोड हो गया, ठीक है। अब अपार आईडी को लॉन्च कब किया गया था दोस्तों, तो 15 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके बिना कोई भी सीबीएसई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, मतलब कंपलसरी कर दिया अपार आईडी को बोर्ड एग्जाम के लिए, किसने, सीबीएसई में। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, 12 डिजिट्स का होता है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी स्टडी है उसकी क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको डिजिटली रूप से उसको स्टोर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी जॉब करने के लिए जाएगा तो जो भी कंपनी हो उसको मतलब चेक करने में आसानी होगा, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम या स्कॉलरशिप बच्चों को देने में आसानी होगा। सबसे बड़ी बात है जो भी धोखाधड़ी होती है ना, शैक्षणिक मतलब जो एजुकेशन धोखाधड़ी होती है उससे बचने में बहुत कारगर होगा। इसको लॉन्च किया गया था NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में, और इसका मतलब इसको और कहा जाता है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए दोस्तों। सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स ये ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये स्कूल्स को एफिलिएट भी करता है, उनको गवर्न भी करता है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और इसके अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन जो है वो राहुल सिंह जी हैं, ठीक है। उसके बाद 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर आपका हिंदुस्तान जिंक, ये पहली कंपनी है इंडिया की प्राइवेट कंपनी जो कि मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को मतलब ज्वाइन की है, ठीक है। अब इसमें जान लीजिए पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं है, इसमें कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट का 35% है, वेदांता का 64% तक का शेयर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस ये जान लीजिए उदयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। ये काम करती है प्रोडक्शन ऑफ जिंक, लेड और सिल्वर, कैडमियम के प्रोडक्शन में काम करती है, ठीक है। ICMM जो है इसकी स्थापना 2001 में, मतलब जो लीडर होते हैं ना दोस्तों कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर, उनके द्वारा बनाया गया था, ताकि मतलब एक मतलब कुछ जो होने वाली दिक्कतें या समाधान के लिए
बात किया जा सके, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर्स 25 हैं, हेडक्वार्टर इसका लंदन इंग्लैंड में है, वही कंपनीज के लीडर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद 13 न्यूज़ और 13 करंट अफेयर, और लास्ट करंट अफेयर आज का है दोस्तों सभा। इसमें कुछ नहीं, जो ग्राम सभा होती है ना, उनकी जो मीटिंग्स हैं उनकी वीडियो बनाई जाएगी, वीडियो को फिर AI बेस्ड टूल से उसको जनरेट किया जाएगा एक रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। और ताकि इन फ्यूचर में उसको सही से मतलब यूज़ किया जाए, क्या बोला गया था क्या नहीं बोला गया, एक प्रूफ की तरह रहेगा, है ना। तो मतलब एक वेब पोर्टल है सभासार, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, जो कि एक AI बेस्ड टूल है जो बनाएगा रिपोर्ट्स किसकी, जो भी मीटिंग होगी ग्राम सभा की, ठीक है। और मतलब इसको कनेक्ट किया भाषणी प्लेटफॉर्म से। भाषणी क्या है, मतलब जो भी 22 लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज, उनमें ट्रांसलेशन करके दिखाएगा ताकि मतलब कोई भी मतलब इसको समझ सके, ठीक है। और भाषणी प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे तो 2022 में लॉन्च किया गया था, एक इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें टोटल 22 लैंग्वेजों में एक दूसरे में मतलब ट्रांसलेशन होगा, और किसके द्वारा लगाया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर। जो भी लास्ट तक पहुंचा है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा, हाँ। और जो भी अगर आप चाहते हैं इंक्लूड करना चाहिए तो इंक्लूड किया जाएगा, है ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल आपसे, हाँ। थैंक यू, बाय।